हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस के अंदर में। और आज दोस्तों हम 23 जून के अंदर में जो जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं अपने इस न्यूज़पेपर के अंदर में उनको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से जुड़ जाइए सभी के सभी। और आज के दिन की शुरुआत दोस्तों, मैं जानता हूं कि कल प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और आप में से कई सारे लोग परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि रिज़ल्ट उनका पॉजिटिव नहीं आया है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी मेंस की तैयारी के लिए लग जाइए, क्योंकि अब जो असली एग्ज़ाम है, जो असली इम्तिहान है, वो अब होने वाला है, जिसके बेसिस पे आपके मार्क्स लगेंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेजर सेक्शन वो होगा जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ होगा। तो अब क्या करना है दोस्तों, मैं आपको ये कहूँगा कि 2 से 3 दिन रेस्ट लीजिए, क्योंकि टेम्परेरी इमोशंस के ऊपर में कि बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसके बेसिस पर कोई परमानेंट डिसीजन या प्लान मत बनाइए। थोड़ा सा टाइम लीजिए, रिलैक्स करिए, उसके हिसाब से प्लान बनाइए। और ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर टूटने लगे हौसले तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत किए कभी मंजिल नहीं मिलती। इस लाइनों के मतलब बहुत बहुत बड़े हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अब छोड़ देना चाहिए। वहां पर आपने आपको ये याद दिलाना है कि आपने ये चीज शुरू क्यों किया था, बिगिनिंग ही क्यों शुरू करी थी इसकी, आपने इस प्रोसेस के अंदर में आने का सोचा ही क्यों था, उसके पीछे की क्या मोटिवेशन थी। और दोस्तों मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि नेक्स्ट 9 मंथ्स ये समझिए कि एक तरीके का डिवोशन है, ये एक तरह की साधना है, तपस्या है। इसके अलावा कहीं पर भी आपका फोकस नहीं होना चाहिए। रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन साहब ये बात याद रखिएगा कि यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी की तैयारी एक ऐसी चीज है, अगर आप इसमें फेल भी हो जाते हैं तो भी आप आगे बहुत आगे निकल जाएंगे। यूपीएससी की तैयारी एक ऐसी चीज है जो इतनी नॉलेज आपको देकर चली जाएगी कि जो आपका स्तर है ना, जो आपका लेवल अभी है, उससे ऊपर ही जाएंगे आप। और इवन उस सोसाइटी के अंदर में भी आप ऊपर जाएंगे। तो कभी भी इस चीज की टेंशन नहीं लेना है कि आगे क्या होगा। लेकिन जो अपना काम है, कर्म है दोस्तों, वो हमें पूरा करना चाहिए। अपने दिल पे हाथ रखकर आप बताइए, मैं जानता हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स ने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, लेकिन एक मेहनत होती है कंसिस्टेंटली। मैं फिर बार बार ये वर्ड यूज़ करता हूं कि कंसिस्टेंटली आप 6 घंटे अगले 9 महीने तक पढ़ाई करिए, देखिएगा आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा। और एक मेहनत होती है कि लास्ट के 3 महीने में आपने 16-16 घंटे पढ़ाई करी, वो रिजल्ट कभी नहीं ला के देगा। एक दो को ला के दे रिजल्ट, लेकिन कभी ला कर नहीं देगा। घर में आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता है, उसके लिए पहले से तैयारी की जाती है। तो अभी जो रिजल्ट आया है, नो डाउट 2 से 3 दिन का अपने को रेस्ट दीजिए, और उसके बाद में 9 महीने का पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास में नेक्स्ट अटेम्प्ट तक का। और उस अटेम्प्ट के अंदर में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आपका ये वाला प्लान नहीं होना चाहिए कि इस बार चलो एक बार प्रीलिम्स निकल जाए बस, खाली नहीं। फुल एंड फ्लेज, काहे को भैया मौका देना, प्रीलिम्स इतनी मुश्किल से निकलता है। अगर प्रीलिम्स निकल गया है, अगले साल निकालना है तो मेंस, इंटरव्यू सब कुछ निकालना है। उसमें ये ऑप्शन छोड़ना ही नहीं कि प्रीलिम्स निकाल के मेंस देंगे, एक्सपीरियंस ले लेंगे फिर करेंगे, नहीं। फुल एंड फ्लेज तो मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, प्रॉपर वे में तैयारी करनी है, 360 डायरेक्शन में तैयारी करनी है, और बिना सोचे समझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए लगे रहना है। रिजल्ट जो अगले साल आएगा तब की तब देखेंगे। अभी जो वक्त है वो युद्ध की तैयारी का वक्त है, ना कि उसके परिणाम को, उसके रिजल्ट को सोच कर रोने का वक्त है। तो प्लीज तैयारी शुरू करिए। बाकी आपको इससे रिलेटेड कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कि जो आपको पता है कि 20 जून से हमारा लाइव क्लासेस का बैच शुरू हो चुका है, और इसके जो एडमिशन है वो क्लोज हो जाएंगे 25 जून को, यानी कि परसों। तो अगर आप सभी ने अभी तक नहीं लिया है तो ये अभी भी बहुत अच्छा मौका है, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें कोड का यूज़ करना है PRT लाइव। और आप जाके एक बार रिव्यू देखिए, चैनल पर कितने बढ़िया बढ़िया रिव्यू आए हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं इसके अंदर में, करंट अफेयर्स प्रोग्राम है इसके अंदर में, सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है। तो आप 18,500 रुपये में
ये कोड यूज़ करके, कौन सा PRT लाइव कोड यूज़ करके 25 जून तक एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में बैच बंद हो जाएगा, उसके बाद में इसमें एडमिशन नहीं होगा, तो अभी आपके पास में मौका है। प्लस में दूसरा दोस्तों, हेडलाइंस आज देख लेते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं वो ये सारी की सारी हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है प्रशांत तिवारी PDF। टेलीग्राम ओपन करो, वहाँ पे सर्च करो, लिखो प्रशांत तिवारी PDF लिखोगे तो 2 चैनल करके आएंगे। एक समथिंग 9000 के ऊपर में 9.2 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, उस वाले को ज्वाइन करना है। फिर भी श्योर ना हो तो ये वाला यूज़र नेम चेक कर लेना, प्रशांत तिवारी 26 ये यूज़र नेम है, उसी को ही ज्वाइन करना, क्योंकि वो किसी और ने दूसरे नाम, मेरे ही नाम से किसी और ने चैनल बना रखा है, बट एक्चुअल जो ओरिजिनल चैनल है वो ये है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल, महाराष्ट्र के अंदर में दोस्तों जो जो चीज़ें चल रही हैं, आप सभी सोचेंगे कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से कहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो गया। कुछ विधायक इधर गए, कुछ विधायक उधर गए, सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं कि सरकार गिर जाएगी, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए क्या चाहिए होती है, मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि नंबर ऑफ MLA चाहिए होते हैं। और ऐसी दोस्तों किसमें, आपके यहाँ पर जो, जिसको हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलते हैं, इस वर्ड को हम याद रखिएगा, जिसको हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बनाने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो चल रहा है पूरा का पूरा, ये हो क्या रहा है, दरअसल ये पहले से ही होता रहा है कि एक पार्टी के MLAs को या MPs को तोड़कर दूसरी पार्टी में मिलाना, और उसके बाद में ये कोशिश करना कि गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना, या फिर उस पार्टी के मेंबर भी अगर नाराज़ हों वो दूसरी पार्टी में चले जाएं। तो सारी की सारी चीज़ें हैं, और ये आज़ादी के बाद से कॉन्टिन्यूस हो रहा था। 1967 में ये इतना ज़्यादा हो रहा था कि एक ही दिन में एक पर्सन ने 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज किया। तो उसके बाद से कोशिश की गई, यहीं से 1967 के बाद ही आया था आया राम गया राम, हरियाणा से। के बाद कोशिश की गई कि क्यों ना, मतलब काफ़ी सारी कोशिश की गई कि क्यों ना गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ प्रोसेस लाया जाए। वरना अगर सोचिए ऐसा हो कि आज किसी ने गवर्नमेंट बनाई, कल को आए कोई कह दे भाई साहब आप हमारे साथ आ जाओ, कोई मिनिस्टर बना देंगे, तो वो उधर चले जाए। परसों कोई कहे आप हमारे साथ आ जाओ, आपको मिनिस्टर बना देंगे, हमारे साथ आ जाओ। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो इसके रोकने के लिए कानून लाया गया, दल बदल कानून, जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, क्लियर। तो ये कब लाया गया, कब लाया गया दोस्तों, इसको लाया गया 10th शेड्यूल, प्लीज याद रखिए 10th शेड्यूल ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से इसको लाया गया। इसके अंदर में कुछ प्रोविजंस लिखे गए। क्या प्रोविजंस लिखे गए, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि इसमें मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लोग एक चेंज कर रहे हैं लालच से, इसको अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को, उसको रोकने के लिए और गवर्नमेंट को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये चीज़ शुरू की गई थी, स्टेबल बनाने। तो क्या किससे आया था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 52nd 1985। ठीक है, इसके तहत में 10th शेड्यूल ऐड किया गया, जिसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। कुछ इसके अंदर प्रोविजंस लाए गए। सबसे पहला प्रोविजन क्या लाया गया, याद रखिएगा। मान के चलिए कोई पर्सन यानी कि MLA/MP किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से क्या करें, रिजाइन कर दें। क्या करें, रिजाइन कर दें। तो उनकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, MLA खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। वरना क्या हो, मान के चलिए मैं किसी पार्टी से आज जीत लूँ, वहाँ से रिजाइन कर दूँ पार्टी से, दूसरी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर दूँ, और मैं क्या करूँ, वहाँ पर मिनिस्टर बन जाऊँ। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इसलिए क्या किया गया कि अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ही रिजाइन कर देंगे तो बिल्कुल खत्म आपकी मेंबरशिप। दूसरा ये कहा गया कि मान के चलिए कोई सारे इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं। अब इंडिपेंडेंट यानी कि आपने किसी पार्टी के बेसिस पर नहीं लड़ा। अब आप जीतने के बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ज्वाइन कर लोगे तो भी आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। तीसरा एक आ गया कि कई सारे पर्सन नॉमिनेटेड होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। उनको एक कहा जाता है भाई साहब आपके पास 6 महीने हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहो, समझ लो, सोच लो, अच्छा लगे मिल लो। अगर 6 महीने के बीच में आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन आफ्टर 6 मंथ अगर आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो तो आपकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, चली जाएगी। चौथा प्रोविजन लेकर आया गया, इसके अंदर में लिखा गया कि मान के चलिए जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया। एक होता है विप। विप का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से डायरेक्शंस देना। तो हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपनी क्लास का एक मॉनिटर नियुक्त करती है, विप नियुक्त करती है, जो डायरेक्शन देते हैं कि भाई साहब आज आपको आना है, अटेंडेंस लगानी है, आज आपको इस बिल के ऊपर में यस वाला वोट करना है या फिर नो वाला वोट करना है। कोई अगर पर्सन विप को नहीं मानता है तो भी उनकी मेंबरशिप क्या होगी,
चली जाएगी। तो ये कंडीशंस हैं कि मेंबरशिप चली जाएगी। इसके बेसिस पर ये इंश्योर किया गया कि जो ये हर कोई इधर से उधर पोचिंग होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ये सब चीज़ें ना हो पाए। अब दोस्तों यहाँ से एक और चीज़ समझने की कोशिश करिए, ये सब चीज़ें डिसीजन कौन लेता है? इसमें डिसीजन लेते हैं आपके स्पीकर। ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा। तो क्या इस डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? जी हाँ, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे और जो इस टॉपिक के अंदर में आए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो इस बार के प्रीलिम्स के अंदर में भी क्वेश्चन आया था ये, और कई सारे प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इवन मेंस के अंदर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कई बार ये पूछा जा सकता है कि जैसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, क्या वो जो अपने ऑब्जेक्टिव थे उनको अचीव कर पाया, और अगर नहीं कर पाया तो कौन कौन से प्रोविजंस हमें ऐड करने चाहिए उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। जैसे सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका बताया जाता है कि स्पीकर जो डिसीजन लेने की बात की जाती है। अब स्पीकर क्या होते हैं? वो भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, जनरली मेजोरिटी वाले को, जनरली। ठीक है, तो वो भी क्या बायस डिसीजन लेते हैं, ऐसा कई बार आरोप लगा। स्पीकर कितने टाइम फ्रेम के अंदर में डिसीजन लेंगे ये भी नहीं पता, और उसके कारण में क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक उसको क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसको हमें क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल पेज नंबर 1 जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड है। दरअसल दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ब्रिक्स की समिट चल रही है, और जिसके अंदर में ब्रिक्स की जो बिजनेस समिट है वो चल रही थी, और उसके अंदर में पीएम मोदी साहब बोल रहे थे, वर्चुअली बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी का सबसे बड़ा स्कोप भारत के अंदर में है। आने वाले समय में विश्व ये देखेगा कि इंडिया कितने रैपिडली आगे बढ़ चुका है। हमारे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं, 70,000 स्टार्टअप्स हैं भारत के अंदर में, और इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते जाएंगे, और आने वाले समय में 1 ट्रिलियन का स्कोप डिजिटल इकोनॉमी के अंदर में आने वाले समय में है। वैसे पोटेंशियल अगर देखिए, पोटेंशियल अगर देखा जाए आने वाले समय में अगर अचीव करना चाहेंगे तो 2.5 ट्रिलियन का हम पोटेंशियल है हमारे डिजिटल इकोनॉमी के पास में। तो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर में क्या करेंगे, जिक्र की। तो दोस्तों इस चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि डिजिटल इकोनॉमी होती है। पहले देखिए 2 कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। एक हम ब्रिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर में चाइना भी है, यहाँ पर अभी सारी की सारी चीज़ें हैं, प्लस में थोड़ा सा डिजिटल इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल दोस्तों इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि जब से डिजिटल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया है, तब से हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा आउटकम अगर देखने को मिले तो जो फिनटेक वर्ड बोला जाता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उन्होंने बहुत सारी सर्विसेज, मतलब उन्होंने बहुत सारा रैपिड ड्रास्टिक चेंज लाए। और उसके कारण में क्या होता है, जितना ज़्यादा आप डिजिटाइजेशन करते हैं, डिजिटल चीज़ों की तरफ जाना शुरू करते हैं, उतना ज़्यादा आपके पीपल, कितने सारे जो लोग होते हैं उनको भी एक्सेस मिलता है, उनको भी मार्केट का एक्सेस मिलता है। और जितना ज़्यादा उनको मार्केट का एक्सेस मिलेगा उतना ज़्यादा वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, और उतनी ज़्यादा डिमांड के कारण में आपकी क्या होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। पहला पॉइंट तो ये वाला समझिए। दूसरा यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है कि रिसेंट टाइम में देखा गया कि स्टार्टअप, डिजिटल वर्ल्ड के लिए स्टार्टअप, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए डिजिटल सॉल्यूशन वाले स्टार्टअप, ऐसे कई सारे स्टार्टअप हैं जो रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए, देखिए डिजिटल लेवल पर सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर कई सारी मतलब क्या नाम है, कई सारे जैसे सर्विसेज कैसी होगी, जैसे इंश्योरेंस सर्विसेज भी होगी, ट्रांजैक्शन सर्विसेज भी होगी, आपकी बैंकिंग सर्विसेज भी होगी, ये सारी चीज़ें होगी। प्लस मैं डिजिटल लेवल पर अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मान के चलिए आप वेयर हाउस बनाते हैं और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और आपने क्या किया, सारे के सारे वेयर हाउस को क्या किया, उससे कनेक्ट कर दिया। तो फार्मर्स क्या करते हैं, वहां पर उसको कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर चेक कर सकते हैं कि वेयर हाउस में उसमें जगह है या नहीं है। और यहाँ पर जो है, मान के चलिए वेयर हाउस में आपने अपना सामान रख दिया, और यहाँ पर ट्रेडर है, वो जाए यहाँ पर वेयर हाउस में, फार्मर से पूछे कि आपको ये सामान बेचना है, हाँ जी बेचना है, वहीं से वो सामान लेके चले जाए। यानी कि फार्मर्स का कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। तो यानी कि डिजिटल और इकोनॉमी, तो डिजिटल जो डिजिटाइजेशन है वो इकोनॉमी के अंदर में बहुत सारे मल्टीफोल्ड इंपैक्ट कर रहा है। पहला इंपैक्ट देखिए, एक डायरेक्ट अगर कोई कंपनी बनाता है किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से रिलेटेड, वो हो सकता है। दूसरा इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तीसरा दोस्तों एक और चीज समझिए, कोई प्रोडक्ट ही बनाया जा रहा है डिजिटल लेवल पर, प्रोडक्ट जो क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजों में हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, ऐप हो गई कई सारी। अब अगर मान के चलिए जैसे कोविड हुआ था, अगर हमारे पास में ऐसी ऐप ना होती, फिनटेक नहीं होता, तो हम खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सक्लूजन की तरफ चले जाते। लेकिन अभी क्या है, इंक्लूजन की तरफ है।
तो मतलब ये समझिए इन सब चीज़ों को कि आने वाले समय में कहा जा रहा है कि अब जैसे बात की जा रही है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, जहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में काम करने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इन्वेस्टमेंट। तो ये जब चीज़ें बोली जाती हैं तो इनका मतलब ये होता है कि आप वर्ल्ड फोरम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया आने वाले समय में इस सेक्टर में इतना ज़्यादा क्या करने वाला है, बूम करने वाला है। तो आइए आप इस सेक्टर के अंदर में क्या करिए, इन्वेस्ट करिए, और ये सही समय है इसके अंदर में इन्वेस्ट करने का। और इसीलिए आपको पता होगा कि एफडीआई की जब बात होती है तो जो हमारा आईटी सेक्टर है उसके अंदर में एफडीआई सबसे ज़्यादा होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाले के अंदर में, क्योंकि सब जानते हैं, सब समझ रहे हैं कि डिजिटल इकोनॉमी भारत के अंदर में धीरे धीरे क्या होने वाली है, बूम करने वाली है। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें समझने की कोशिश करिए, कनेक्ट करिए। और डिजिटल जो कॉन्सेप्ट है, डिजिटल इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ एक यूनिफॉर्म वे में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। इसके मल्टीफोल्ड इफेक्ट किसमें, अदर अदर डायरेक्शन में, जैसे आपको मैंने फार्मिंग बताया, फिशिंग हो सकता है, लाइव स्टॉक हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, क्लाइमेट हो सकता है, आपके यहाँ पर क्या नाम है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो सकता है, सारी चीज़ों में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इसको कनेक्ट करके रखिए। और दूसरा मैंने आपको बताया ब्रिक्स, ब्रिक्स का जिक्र हुआ तो ब्रिक्स याद रखिएगा। ब्रिक्स क्या है दोस्तों, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का क्या है, ग्रुपिंग है, प्लीज़ याद रखिएगा। और चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है, चाइना कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स को एक तरीके से ऑल्टरनेटिव के रूप में खड़ा कर दिया जाए, किसके, यूएन के, इसीलिए वो ब्रिक्स प्लस की भी बात करता है। और इस ब्रिक्स जो है दोस्तों अगर देखा जाए तो 42% ऑफ पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, 23% ऑफ जीडीपी है वर्ल्ड का, 30% ऑफ टेरिटरी है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रिक। ठीक है, सभी की नज़र इसके ऊपर में होती है। और ब्रिक्स के अंदर में चाइना ने क्या किया है, चाइना ने कल जो वहाँ पर स्टेटमेंट आई थी, तो चाइना ने वहाँ पर, क्योंकि चाइना इसका क्या है, होस्ट है, क्या है, होस्ट है, तो चाइना ने एक तरीके से वेस्ट को कंडेम करने की कोशिश करी पूरी तरीके से। उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके अंदर में क्या, किसका रोल है, वेस्ट का सबसे ज़्यादा रोल है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि यूनिलैटरली सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं रशिया के ऊपर में, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, जो कि मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि रशिया एंड चाइना काफ़ी क्लोज है इस समय पे। ठीक है, तो चाइना ने काफ़ी कुछ इस समय पर कहा है, और उम्मीद की जा रही थी कि क्या नाम है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी आ जाए, लेकिन अभी ऐसी कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई फिलहाल के लिए। आने वाले समय में देखते हैं चीज़ें। बट प्लीज़ ये देखिए, एक डिजिटल इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट बताया, ये आपके जीएस पेपर 3 के अंदर में आएगा ही आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। और ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल ग्रुपिंग, उसके अंदर में इंडिया का रोल क्या है, इंडिया का रोल कैसा है इस ग्रुपिंग के अंदर में। जैसे अब चाइना बार बार इसको एक्सपेंड करने की बात करते हैं, लेकिन इस पर इंडिया क्या है, थोड़ा सा कॉशियस है कि ब्रिक्स प्लस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होगा तो किन टर्म्स एंड कंडीशन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है हो कि चाइना अपने अलायंस को इसके अंदर में ले आए और उसके बाद में पूरे के ब्रिक्स को क्या करे, एक तरह के हाईजैक कर ले। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए, जहां पर इंडिया वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड उनकी जो बात सुने उसके लेवल पर क्या है, यहाँ पर बातें अपनी रखता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके रखिएगा दोस्तों। अगला आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, कोरल रीफ से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं कोरल रीफ, आपने ये इमेज अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये आप इमेज देख सकते हैं, कोरल रीफ्स हैं। तो इनकी 4 अलग अलग प्रकार की वैरायटी है, जो मतलब कह लीजिए नई स्पीशीज़ देखने को मिली हैं अभी आपके अंडमान एंड निकोबार के अंदर में। नई स्पीशीज़ को क्या क्या है अभी आइडेंटिफाई किया गया है। और आजूजैंक्थलेट, आजूजैंक्थलेट क्या है दोस्तों, आजूजैंक्थलेट इनको बोला जा रहा है, ये उस वाले के हैं। जनरली हम जो पढ़ते हैं तो कौन से पढ़ते हैं, जूजैंक्थले पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जूजैंक्थले। तो इसको एक बार समझ लीजिए, पॉलिप होता है और ये एल्गी है, जूजैंक्थले। ठीक है, ये दोनों के दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। कौन से रिलेशन में, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। पॉलिप को जो खाना है वो क्या, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कौन, जूजैंक्थले एल्गी जो है वो प्रोवाइड कराता है। और पॉलिप क्या करता है, इनको यहाँ पर ये प्रोवाइड कराता है, उनको रहने की जगह प्रोवाइड कराता है। और इस कारण से दोस्तों यहाँ पर ये जो कलरफुल होता है ना, वो इसी कारण से होता है, इन्हीं के कारण, जूजैंक्थले कलर के कारण। तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन में रह रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या था कि ज़्यादातर हमने जो देखने को मिलते थे हमारे इंडिया के अंदर में, ज़्यादातर जो स्पीशीज़ देखने को मिलती थी वो जूजैंक्थले एल्गी वाली देखने को मिलती थी। लेकिन अब जो हमें नई स्पीशीज़ मिली है वो आजूजैंक्थलेट, क्या है, आजूजैंक्थलेट है। ठीक है, ये डीप सी में मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा डीप सी के अंदर में मिलेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ के अंदर में देखने को मिली है कि क्या नाम है, जैसे जूजैंक्थले होते थे वो क्या होते थे, वो ज़्यादातर फोकस करते थे किसके ऊपर में, वो ज़्यादातर क्या, सारे के सारा फोकस होता था फोटोसिंथेसिस के ऊपर में। उनका पूरा फोकस होता था फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते थे, वो प्रोसेस करते थे। बट ये जो आजूजैंक्थलेट हैं, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट कैप्चर करते हैं किनको, प्लैंकटॉन्स को। तो प्लीज़ ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है,
और ये एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसको जो पब्लिश किया गया है वो किसके अंदर में पब्लिश किया गया, थलासाज। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक क्या है स्पीशीज़ का क्या है, वो है इंटरनेशनल जर्नल है जिसके अंदर है मरीन स्पीशीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो प्लीज़ याद रखिएगा। न्यूज़ जो स्पीशीज़ हैं आजोजैंथेलेट कोरल कहाँ पर फाउंड किए गए हैं, अंडमान एंड निकोबार के अंदर फाउंड किए गए, ठीक है। और ये न्यू ग्रुप है और इनके अंदर में जूजैंथले नहीं होते, प्लीज़ याद रखिएगा जूजैंथले नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो है अपना जो नरिशमेंट है वो सन से नहीं बल्कि क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लैंक्टॉन्स को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता है यूपीएससी के अंदर में वो स्टेटमेंट डायरेक्ट दे देंगे आपको, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको मैं ये सारी, और ये याद रखिएगा थलासास, ये क्या है, इंटरनेशनल जर्नल है किस चीज़ का, मरीन साइंसेज के बारे में, ठीक है। क्लियर है। तो कोरल्स रीफ्स ऑफ इंडिया, ये देखिए इसकी तस्वीर बहुत, आपने अंडमान एंड निकोबार के अंदर में, मालदीव्स के अंदर में कोई घूमने जाता है तो वहाँ पे इमेज जरूर देखी होगी, आप ज़रूर से ज़रूर देखी होगी। तो ये उसी से रिलेटेड है। और आजकल कोरल से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कोरल ब्लीचिंग, यानी कि जो कलर है ना वो क्या होता है, ख़त्म होने लग जाता है। तो यानी कि ये क्या होता है, जो आपके एल्गी होते हैं वो डेड हो जाते हैं, एल्गी जो वहाँ से छोड़ कर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। अब ये क्यों होता है, क्योंकि वाटर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, इस बार आपने ध्यान दिया होगा, इस बार के प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन भी था बायो रॉक से, वो भी क्या था, कोरल रीफ से रिलेटेड ही था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी के अंदर में टेंडेंसी या तो आपसे वो कोरल रीफ कहाँ कहाँ पर मिलते हैं ये पूछेंगे, कोरल रीफ क्या फिनोमिना क्या है उसमें, जूजैंथेले, ये सारी फाउंडेशन जो कॉन्सेप्ट है वो पूछेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कोरल ब्लीचिंग क्यों हो रही है, तो ये भी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सारी की सारी चीज़ों को क्या करिए, कनेक्ट करके रखिएगा। अगला आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, जिसके अंदर में पेज नंबर 5 के अंदर में, जीएस पेपर 3 के अंदर में, जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। एक नेशनल पार्क है दोस्तों, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। वहां मणिपुर के अंदर में, कहां पर है, मणिपुर के अंदर में। पहले वहां पर क्या हुआ था, कहा गया कि वहां पे ही बिल्कुल वहीं पर ही क्या किया जाएगा, वो बनाया जाएगा, एक हेरिटेज पार्क बनाया जाएगा। अब हेरिटेज पार्क बनेगा तो इसका मतलब समझिए वहां पर यानी कि टूरिस्ट आने वाले थे। लेकिन क्या किया गया, अभी डिसीजन ये लिया गया, कहा गया, मतलब अभी कहा जा रहा है, ये अनाउंसमेंट एक तरीके से कि 6 किलोमीटर दूर, यानी कि इस पार्क से, इस नेशनल पार्क से 6 किलोमीटर दूर बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, इस हेरिटेज पार्क को। तो उसका विरोध हो रहा है कि इतनी दूर क्यों बनाना, उस लोकेशन पे क्यों बनाना, यहीं पर ही क्यों नहीं बनाना। तो जो जहां की लोकेशन पहले जो थी, वहां के लोग, वहां के जो गांव के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये यहीं पर ही होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर 2-3 चीजें, जैसे एक लोकतक लेक, तो समझिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए। लोकतक लेक, लोकतक क्या है दोस्तों, लोकतक एक लेक है जिसके अंदर में क्या है, ये आपका केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। और याद रखिएगा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। प्लीज कुछ चीजें याद रखिएगा। तो लोकतक लेक में फुमडीज होती हैं, एक वर्ड याद कर लीजिएगा, फुमडीज। ये छोटे छोटे सॉइल के पैचेस होते हैं, तो उनको फुमडीज बोला जाता है। और ये इतना बड़ा पैच है, ये कौन सा आपका, कौन सा, KNLP नेशनल पार्क, ये इतना बड़ा पैच है, यानी कि ये भी फुमडी है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, किसके अंदर में, लोकतक लेक, मणिपुर, प्लीज याद रखिएगा। और यहां पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, सेंगाई डियर मिलते हैं। सेंगाई डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, IUCN के अंदर में इंडेंजर्ड गिना जाता है इनको। और लोकतक जो लेक है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर में, प्लीज याद रखिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको मैं यहां से आज दे रहा हूं, सारे के सारे, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये नेशनल पार्क है किससे, जिनको हम बोलते हैं ब्रो ऑल्टर डियर, जिनको हम संगाई कुछ भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहें, उनको हम संगाई डियर भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और दोस्तों म्यूजियम बनाने की जो बात की जा रही है, वो लोकतक लेक के पास में बनाने की बात की जा रही है, किस चीज़ की, इंडियन नेशनल आर्मी की। अब याद रखिए INA ने अपना फर्स्ट इंडियन फ्लैग यही नियर क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर ही फहराया था, हॉइस्ट किया था। तो इसलिए प्लीज याद रखिए सारी की, इसके कारण में क्या होगा, अगर यहाँ पर टूरिज्म बनेगा उस चीज़ से रिलेटेड, तो बहुत सारे टूरिस्ट आने की है। लेकिन अगर उसको मान के चलिए शिफ्ट करा जा रहा है, उसकी जो ओरिजिनल पहले लोकेशन थी वहाँ से अगर शिफ्ट दूसरी जगह किया जा रहा है, तो ओरिजिनल लोकेशन वाले जो विलेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया वहाँ पर क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ, बस ये याद रखिए। लेकिन जो फैक्ट है ये देखिए, सेंगाई डियर आपके लिए इमेज ये रही। और लेकिन ये देखिए, इसको क्या है, IUCN स्टेटस क्या है, स्टेट एनिमल है मणिपुर का, शेड्यूल 1 के अंदर में 1972 जो एक्ट है हमारा उसके अंदर में प्रोटेक्टेड है, इंडेंजर्ड है IUCN लिस्ट के अंदर में, ठीक है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए कर दिए हैं। प्लीज़
इनको एक बार गो थ्रू हो जाएगा। ये क्या है, लोकतक लेक पर है। लोकतक लेक से अब ये याद रखिएगा फ्रेश वाटर लेक है वो। और ये क्या है, अपने आप में ये क्या है, उमड़ी है। प्लीज ये कुछ चीजें बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। अगले आर्टिकल में जिक्र किया जा रहा है कास्ट का रोल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में। और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अगर इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में देखा जाए तो कास्ट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में, उसका जिक्र किया गया। इन्होंने ये कहा, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, कि जो कास्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भारत के अंदर में अगर देखा जाए। किस चीज के अंदर में, कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये कई सारे लोग मिस कर जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो इन्होंने कहा कि कास्ट कैसे इंपैक्ट करता है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के अंदर में, वो 3 लेवल पर देखा जाए। तो सबसे पहला, ओनरशिप एंड लैंड इनइक्वालिटी। अब ये समझने की कोशिश करिए कि लैंड की जो ओनरशिप है और उस ओनरशिप के बाद में लैंड में ओनरशिप के अंदर में इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उसके बारे में। तो ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश एरा के अंदर में ही ब्रिटिशर्स ने ही ये चीज क्या करी, शुरू करी। उन्होंने कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को ही क्या किया, लैंड की ओनरशिप क्या करी, प्रोवाइड करनी शुरू करी। और कुछ कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को ये कहा कि आपके पास लैंड तो नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, यानी कि एक तरीके से आप मजदूर की तरह काम करेंगे। और ये चीज वहीं से शुरू हुई, वहीं से शुरू होते 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 आते आते अब क्या हुआ, वो लैंड के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इनइक्वालिटी आ गई। एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कास्ट, अगर कुछ कास्ट को मिला दिया जाए तो उनके पास में टोटल ज्यादातर लैंड की ओनरशिप है। और दूसरी तरफ में दोस्तों, इस कारण से अगर हम सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर देखें तो क्या है, लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनइक्वल है हमारी कंट्री के अंदर। पहला तो ये बताएगा, फर्स्ट पॉइंट ये बताएगा कि कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए, और ऑलरेडी आप जानते हैं कि फिर लैंड से क्या हुआ, एग्रीकल्चर। अब आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद में, अगर इंडिपेंडेंस के बाद में देखा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की गई। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में आप खुद समझिए कि जिन जिन के पास में लैंड रही तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिला, यानी कि उन पर्टिकुलर कास्ट को क्या मिला, बेनिफिट मिला। तो ये चीज इसके साथ में इंटरलिंक करने की कोशिश की गई, कैसे जो हिस्टोरिकल का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था पर्टिकुलर कास्ट को, उसने कैसे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रेजेंट टाइम में किया है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। दूसरा यहां पर यह कहा गया, एलीट बायस्ड हायर एजुकेशन में। जैसे आप देखिए इसके अंदर में एक और चीज समझिए कि ब्रिटिश ने उस समय से एक और चीज शुरू करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि सबको पढ़ाएंगे, मास एजुकेशन के बारे में उन्होंने बात करी नहीं। पहले उन्होंने कहा कि हम पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कास्ट के, देखिए जो ब्रिटिश डिसीजन लेते थे वो कास्ट और पैसा, इन्हीं दोनों के बेसिस पे डिसीजन लेते थे। तो उन्होंने कहा इन पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को ही हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, और मास को हम एजुकेट नहीं करेंगे। और ये चीजें धीरे 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 बिल्ड होते होते क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर कास्ट के अंदर में ये देखने में आया कि वहां पर एजुकेशन है ही नहीं। इसीलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये रिजर्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट लाया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो एजुकेशन लेवल के अंदर में भी उनको एनहांस करने के लिए चीजें लाई गई। ठीक है, अब तीसरी चीज एक और याद रखिएगा, कास्ट बेस्ड बैरियर और एक्सक्लूसिव नेटवर्क इन मॉडर्न सेक्टर। ये क्या, अब देखिए छोटा सा एग्जांपल देखिए। वैसे तो धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारी चीजें कर रही है, बट आपके पास में पहले से लैंड नहीं है, पैसा नहीं है। अब उस साइकिल के कारण में क्या आप पढ़ाई नहीं ले पाए, वो एक और साइकिल हो गया। उसके कारण में आपकी सोशल जो कंडीशन है, यानी कि सोशल जो कैपिटल बनाना था और जो वैसे कैपिटल बनाना, सेविंग कैपिटल, वो नहीं है। अब उसके कारण में क्या हो रहा है कि मॉडर्न सेक्टर के अंदर में अगर बात की जाए तो यहां पर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में आपको क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है। लेकिन ये जो दोनों पीछे के फैक्टर हैं, आपकी एजुकेशन और आपके पीछे लैंड ना होना, ये भी आपके डिसाइड करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको अगर कोई लोन चाहिए तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी कि मॉडर्न सेक्टर के अंदर में ये जो एक्सक्लूसिव नेटवर्क बना ना पीछे का, लैंड और एजुकेशन, इसने क्या किया, मॉडर्न सेक्टर के अंदर में अगर आप अपना कुछ चीज एस्टेब्लिश करना भी चाहें तो उसके लिए भी लोन नहीं मिल पाना, ये भी क्या बना, एक बहुत बड़ा बैरियर बना। तो इन 3 लेवल पर क्या कर रहा है कास्ट इंडिया के अंदर में या साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में। ठीक है, तो यही चीज इसके अंदर में कहा गया कि इंडिया जो है जॉबलेस ग्रोथ की तरफ जा रहा है और आने वाले समय में रूरल एरियाज में और ज्यादा डिसकंटेंट होगा। और यहां पर देखिए एक और चीज समझिए, कास्ट इंडिया के अंदर में जनरली हम हमेशा बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, ये पॉलिटिक्स होती है कास्ट के बारे में, लेकिन जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में होनी चाहिए थी या हो रही है, अभी जो हो रही है, इनइक्वल हो रही है, कैसी हो रही है,
वो भी कास्ट के कारण ही हो रही है, और जो होनी चाहिए थी वो भी कास्ट के कारण होनी चाहिए, लेकिन उसको हमने क्या किया, मिस कर दिया। और एक बहुत बड़ा लिंक है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और कास्ट का इन इंडिया के अंदर में, जिसको क्या करते हैं, एकेडमिक्स मिस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये चीज, समझ रहे हैं ना इस चीज को, कि सबसे पहले तो क्या हुआ, लैंड। अब लैंड के यूज एग्रीकल्चर फील्ड, अब एग्रीकल्चर फील्ड से क्या होता है दोस्तों, प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस से क्या होता है दोस्तों, आपके पास में इनकम। अब इसके कारण में क्या होगा, इनकम के कारण में आपका सोशल पोजीशन। तो यहां से दोस्तों एक पर्टिकुलर कास्ट का डोमिनेंस होना शुरू हुआ, और जो कास्ट उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इसके पास लैंड रहेगी, इसके पास नहीं रहेगी, ये चीजें धीरे धीरे हेरिडेटरी चलती रही और सोसाइटी के अंदर में एक तरीके से जड़ करके। दूसरा, एजुकेशन। अब एजुकेशन भी करिए, एक सर्कल बनेगा एजुकेशन। पहली बात तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी एजुकेशन नहीं मिलेगी। दूसरा, उन्होंने एक कंडीशन रखी कि सर्टेन एलिट को ही हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। अब वो पढ़ते गए तो उन्हीं के ही बच्चे पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन पढ़ रही है, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाए उनके पास पैसा ऑलरेडी नहीं है, उस कास्ट के उस सेक्शन के पास पे पैसा ऑलरेडी नहीं है। अब वो पढ़ भी नहीं पा रहे, एजुकेशन भी नहीं ले पा रहे, तो अलग प्रकार की जॉब भी नहीं ले पा रहे, और जॉब के कारण में क्या है, वो और पढ़ाई नहीं कर पा रहे और ज़्यादा अपने फ्यूचर जनरेशन को भी नहीं पढ़ा पा रहे। इसी कारण से आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर में रिजर्वेशन वाला प्रोविजन लेकर आया गया। ठीक है, और ये दोनों नेक्सस यानी कि जो नेटवर्क काम करते हैं किसके, एक्सक्लूजन का, किसका, मॉडर्न अगर एरिया के अंदर में देखा जाए उसके अंदर में भी, जहाँ पे अगर आप कुछ सेटअप करना चाहें, कुछ बिजनेस भी करना चाहें, तो उसके अंदर में भी आपके ये हर्डल का ही काम करते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, जिसके अंदर में बात की गई, हील द नेशन बिफोर हीलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सिंपल और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिसेंटली अभी दोस्तों एक गाइडलाइंस अनाउंसमेंट की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ भारत डिजिटल मिशन के अंदर में, भारत डिजिटल मिशन के अंदर में, जहाँ पर ये कहा गया, एक कॉन्सेप्ट लाया गया, हील बाय इंडिया। क्या किया, हील बाय इंडिया, यानी कि इसमें ये कहा गया कि एक रेपोजिटरी बनाएंगे पूरे के पूरे इंडिया के अंदर का। हम क्या करेंगे, एक ऑनलाइन रेपोजिटरी बनाएंगे, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं पूरी कंट्री के अंदर में उनको हम बनाएंगे। वैसे तो अच्छी बात लग रही है कि ये होना चाहिए, आपके पास में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपके पास में डाटा अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, जो पर्पस बताया जा रहा है इसको बनाने का, वो चिंताजनक है, ऐसा इस आर्टिकल में कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, वो एक्चुअल में ये है कि फॉरेन में अगर कोई लोग हैं, कोई फॉरेन के अंदर से आकर यहाँ पर इंडिया में अपना इलाज कराना चाहते हैं, तो इस ऑनलाइन रिपोजिटरी के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि उनको किसके पास जाना है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ये कह रहे हैं कि ये चीज बिल्कुल सही बात है, आप जियोपॉलिटिकल अपने सॉफ्ट पावर बनना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल गेन आपको चाहिए, कल्चरल आपको चुनाविज्म की तरफ जा रहे हैं, सारी चीजें हैं कि आप लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं वर्ल्ड के अंदर में, एक अपनी इमेज बनाना चाह रहे हैं वर्ल्ड लीडर के, लेकिन उससे पहले इंडिया के अपने हेल्थ इंटरेस्ट जो हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। यही तो उन्होंने कहा कि हील द नेशन बिफोर हीलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप देखें इंडिया के अंदर में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्या है, कमी है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो उनकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमी है। WHO ये कहता है कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर में 2 मिलियन क्या नाम है, हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेज और इन सब की जरूरत है, लेकिन वो सफिशिएंट अमाउंट में है ही नहीं हमारे पास में, सफिशिएंट नंबर के अंदर में। और इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आप ये कोशिश करते हैं कि आप पॉलिटिकल लेवल पर और जियोपॉलिटिकल लेवल पर वर्ल्ड के अंदर में एक लीडर बनना चाहते हैं, सॉफ्ट पावर बनना चाहते हैं, अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ होगा। अब आपको पता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो फैसिलिटीज हैं, जो वर्कफोर्स है, अगर वो और कहीं इंगेज होंगे तो किसके साथ ट्रेड ऑफ होगा, किसके साथ में वहां से क्या होगी, शिफ्ट होंगी चीजें, वो जो नॉर्मल यहाँ के जो पॉपुलेशन है उनके साथ में ये चीजें शिफ्ट। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि अभी जो मेजर जो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इंडिया के अपने खुद के हेल्थ इंटरेस्ट को कैसे ज्यादा स्टैब्लिश किया जाए, उनको अंडरकट नहीं करना चाहिए। तो यही पूरा के पूरे उन्होंने कहा कि इनिशिएटिव डेवलपिंग द एग्जॉस्टिव ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑफ फॉर ऑल कैटेगरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल। वैसे तो बिल्कुल सही लग रहा है कि होना चाहिए डाटा हमारे पास में कि क्या क्या है, लेकिन फॉरेन एम्प्लॉयर्स अगर हैं, पेशेंट हैं, जो फाइंडिंग राइट इंडियन मैच फॉर देयर रिस्पेक्टिव नीड। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है जो ये बनाया जा रहा है, इसका यही है कि फॉरेन जो एम्प्लॉयर्स हैं, पेशेंट्स हैं, वो राइट इंडियन मैच को फाइंड कर सके कि उनको किस किस की नीड है। तो ये क्या है, थोड़ा सा चिंताजनक है। देखिए मैंने आपको बताया ना, 2 मिलियन
डॉक्टर्स की क्या है, हमें ज़रूरत है, आने नर्सिंग प्रोफेशन की ज़रूरत है इंडिया के अंदर। तो यही जिक्र किया जा रहा है कि आपको पहले देखिए, इंडिया 131 करोड़ लोगों का देश है। अब 131 करोड़ लोगों के देश के अंदर में ऑलरेडी रिसोर्सेज का हमेशा क्रंच रहता है, और ये काफ़ी समय से थ्योरी दी भी जाती है कि ग्लोबलाइजेशन का जो विरोध किया जा रहा था, तो यही कहा जा रहा था कि भारत के अंदर में ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये बता रहे थे लोग, ये कह रहे थे कि अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो इंडिया का जो बेनिफिट है, जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो उठाएंगे इंडिया के रिसोर्सेज का। और इंडिया के जो लोग हैं, जैसे 131 करोड़ लोग हैं, उनमें जो लोगों को सही में नीड है, जिनको सपोर्ट की आवश्यकता है, उनको वो रिसोर्सेज एक्चुअल में नहीं मिल पाएंगे। और ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे जो वेलफेयर स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसका क्या है, नुकसान है। तो ये काफी समय से कहा जा रहा है कि इंडिया को ज्यादा फोकस अपने अपने सिटीजन्स के ऊपर में करना चाहिए, अपने यहाँ के अंदर में जो हेल्थ केयर प्रोफेशंस हैं, हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको इम्प्रूव में करना चाहिए, प्रायोरिटी इंडियंस को देनी चाहिए। ऐसे कई सारे थ्योरी दी जाती है, बट अभी के लिए ये प्लीज़ याद रखिए कि इंडिया के अंदर में अभी ज़रूरत क्या है, कि ऐसा नहीं है कि हम ये मतलब ये एडिटर साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप बाहर हेल्प मत करिए, बट अनकट नहीं होना चाहिए इंडियन को जो हेल्थ प्रोफेशंस के द्वारा जो सुविधाएं मिल रही हैं उनके अंदर। तो यही लास्ट में उन्होंने कंक्लूड ये किया कि अभी ज़रूरत ये है कि आपको क्या करना चाहिए, इंडियन हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको कैसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, उन फैसिलिटीज़ को और कैसे ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। चलिए आगे बढ़ें अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल दोस्तों सिंपल सरल भाषा में समझा देता हूँ। जीएसटी के अंदर में टैक्स स्लैब्स हैं, आप सभी को पता है टैक्स स्लैब्स हैं, आप सभी जानते हैं 5% का, 12% का, 18% का, ठीक है, आप सभी जानते हैं ये सारे के सारे टैक्स स्लैब हैं, 28% का। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जो हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, वो ये कहते थे कि ये टैक्स स्लैब नहीं होना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, सिंपल करना चाहिए। देखिए जीएसटी आया इसलिए कि आपको पता है वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है ना, आप सभी ये सब सारी की सारी बातें जानते हैं। लेकिन ये टैक्स स्लैब होने के कारण में ये जो मेजर ऑब्जेक्टिव था उसी को क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। और ये भी कहा जाता है कि जीएसटी के अंदर में टैक्स स्लैब को समझने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल इन्होंने भी दिया कि मान के चलिए आप जैसे एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि अगर एग है वो नॉर्मल अगर पोल्ट्री फॉर्म से आता है तो उसके ऊपर में कितना % टैक्स लगा, फॉर एग्जांपल 0। लेकिन वही एग किसी आप अगर रेडी से या क्या मैं रेस्टोरेंट से खरीदते हैं तो उसके ऊपर मान के लगिएगा कितना टैक्स लग जाएगा, 5% टैक्स। तो ये रैशनल क्या है दोनों के बीच में, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल इन्होंने और भी दिए, जैसे मान के चलिए अगर फार्मर से कॉर्न फार्मर से आ रहा है तो उसके ऊपर में कितना टैक्स लग रहा है, और अगर दूसरी जगह पर अगर बेचा जा रहा है तो उसको कितना टैक्स लग रहा है। सेम प्रोडक्ट के ऊपर में टैक्स स्लैब अलग अलग क्यों, और ये क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, कंफ्यूजिंग है। वो ये कहना चाह रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए कि अगर मैं बेकरी में जा रहा हूं तो ब्रेड का क्या होता है, और ब्रेड जब बेकरी के अंदर में आती है तो क्या रेट होते हैं। तो टैक्स स्लैब क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इनको क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। और ऐसा मैसेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी दिया है। तो हमें यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर को क्या करना चाहिए, उससे मैसेज लेना चाहिए, और टैक्स स्लैब को क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए। इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्कस किया गया। अब इन्होंने कई सारे डिस्कशन ये किए, जैसे मान के चलिए कि आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते हो, किसके ऊपर में, होटल्स के ऊपर में टैक्स लगा देते हो। तो ये कह रहे हैं होटल के ऊपर में आप इतना अगर टैक्स लगाते हो, लेकिन आप जो मेजर प्रॉब्लम है वो देखना भूल जाते हो कि होटल अगर आप इतना ज़्यादा टैक्स लगा रहे हो, समझिए कि आप होटल के ऊपर में टैक्स लगा रहे हो, लेकिन होटल इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा क्या है, बड़े एम्प्लॉयर हैं। अगर कोई मान के चलिए 300 बेड का होटल खोल रहा है तो वो टीवी भी खरीद रहा होगा, फर्नीचर भी खरीद रहा होगा, सीमेंट भी खरीद रहा होगा, लोगों को जॉब भी दे रहा होगा, खाना भी खरीद, बहुत सारी चीज़ें करते, तो यानी कि जॉब के क्या है, एम्प्लॉय। तो सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस करी। लेकिन इन शॉर्ट ये एग्जाम्पल्स आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल, लेकिन आपको मैंने 2-3 एग्जाम्पल समझा दिया कि वो ये इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि जो टैक्स स्लैब इतने बने हुए हैं ये नहीं होना चाहिए, या तो एक 0 वाला होना चाहिए, और दूसरा कोई भी आइडियली 10 या 12% वाला, कुछ भी जो आप डिसाइड कर लो वो होना चाहिए बस। इसके अलावा डिफरेंट स्लैब नहीं होने चाहिए कि इसके ऊपर में 28% लगेगा। अब 28% आपने अगर उसके ऊपर में लगाने की बात करते हैं तो उसके पीछे क्राइटेरिया क्या है। अब आप कहते हैं कि ये सिन गुड्स हैं, ये ऐसे गुड हैं जिनके, लेकिन जब वो बिल्कुल सही बात है, सिन गुड अगर आप बात करते हैं तो उन गुड्स के अंदर में, उन सर्विसेज के अंदर में अगर आप देखने की कोशिश करें तो वहां पर ऐसे कई सारे सर्विसेज होंगे, ऐसे कई सारे गुड्स होंगे जो इंडिया के अंदर में एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं।
तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? आप ये देखेंगे कि हमारे को रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहां से मिल रहा है, या फिर ये भी देखेंगे कि कहां से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें वो ये कहना चाह रहे हैं। तो इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में क्या करना चाहिए, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहिए। अब सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या, कोशिश करिए कि मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स, और दोस्तों ये काफी समय से कहा भी जा रहा है कि मैक्स टू मैक्स 2 स्लैब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 4 स्लैब बहुत ज्यादा क्या है, कंफ्यूजिंग है। और जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, क्या था मेजर जो ऑब्जेक्टिव था, कि आप नेशन के अंदर में 1 टैक्स स्लैब लेकर आना चाह रहे हैं, उसको ये क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। और दूसरा इन्होंने यही कहा कि जो आइटम्स को आप इनलिस्ट करते हैं अलग अलग स्लैब के अंदर में, उसके पीछे रैशनल को डिसाइड कर पाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि एक ही स्लैब को रखा जाए। तो यही कहा जा रहा है। जीएसटी अभी आपको पता है बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर में बना हुआ है, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी से रिलेटेड, उस एस्पेक्ट के अंदर में इसको आपको क्या करना चाहिए, कनेक्ट करके रखना चाहिए। एग्जाम के अंदर में कभी भी ये टॉपिक आ सकता है कि कैसे जीएसटी जो इतना समय हो गया उसको लगे हुए, फिर भी वो जो सिंप्लीफाई नहीं कर पाए। इवन अभी भी उसके अंदर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, अभी भी उसको फाइलिंग करते समय बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। कौन सा टैक्स स्लैब 5 में आएगा, कौन सा टैक्स उसमें आएगा, 8 के अंदर में आएगा, क्यों आएगा, उसके पीछे रैशनल ये चीजें डिसाइड नहीं हो पाती। तो आने वाले समय में क्या करना चाहिए, एक ही स्लैब की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगला आर्टिकल दोस्तों, G7 समिट को मोदी जी क्या करने वाले, अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो स्पेशल इन्वाइटीज के तहत में अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका और उसके मोदी जी सभी के सभी इन्वाइटी हैं, स्पेशल इन्वाइटी हैं, मिलने वाले हैं। और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम, क्योंकि देखिए G7 जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है, मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज़ कह लीजिए, मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं ये सारे के सारे। और ये क्या करेंगे, एक तरीके जैसे यूके हो गया, ईयू हो गया, यूएस हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस, ये क्या करेंगे, एक तरीके से इंडिया को परसुएट करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया अब एटलीस्ट क्या करे, रशिया के अगेंस्ट में कोई स्टैंड ले, रशियन ऑयल को खरीदना थोड़ा सा कम करे, रुपी रूबल जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो मैकेनिज्म बनाया गया है उसको कैसे रोका जाए, सारी की सारी चीज़ें। इवन ये भी कोशिश की जाएगी इसके अंदर में, ये कोशिश की जाएगी वीट के ऊपर में जो बैन लगाया है इंडिया ने, उसको कैसे हटवाया जाए, जिससे क्या हो, ये G7 जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनको क्या मिले, हेल्प मिले। तो आने वाले समय में देखते हैं कि यहाँ से आउटकम क्या निकल कर रहा है। देखिए प्लीज़ अभी समझिए कि ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि ये चीज़ें होंगी, क्योंकि देखिए एक चीज़ समझिए कि G7 कंट्रीज क्या है, डेवलप कंट्रीज हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये डेवलप कंट्रीज वर्ल्ड के अंदर में 2 डेवलपिंग कंट्रीज को सबसे ज्यादा चाहते हैं, एक है चाइना और एक है इंडिया। ठीक है, अब चाइना पूरा का पूरा क्या है, रशिया के साथ है। और यहां पर अगर डेवलप कंट्रीज के साथ में इंडिया भी नहीं आता, तो यानी कि सेकेंड अगर लेवल पर देखा जाए, या देखा जाए सबसे बड़ी मार्केट अगर देखा जाए पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर में, अगर वो भी नहीं होता, तो एक तरीका बहुत खराब मैसेज ये वर्ल्ड के अंदर में जाता है। तो काफी समय से कोशिश की जा रही है कि इंडिया को अपने साइड में रखा जाए। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इंडिया के अगेंस्ट में कोई सैंक्शंस नहीं लगे। देखिए इंडिया को वैसे इमोशनल करके या वैसे पॉलिसी प्रिंसिपल इनके बेसिस पर क्या किया जाए, अगर कोई स्टेटमेंट दिलवाने की कोशिश की जाए तो वो अलग मैटर, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट में सैंक्शंस नहीं लग सकते। इस चीज को मैंने ऑलरेडी आपके साथ उस दिन क्या किया था, डिस्कस किया था कि इंडिया के ऊपर में सैंक्शंस लगने के चांसेस बहुत कम है। तो G7 कंट्रीज के बारे में एक बार देख लीजिए। मैं ये आर्टिकल का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि आपको G7 कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूएस है। और ये क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी। आप प्लीज इस चीज को याद रखिए, क्योंकि जैसे इस बार आपको पता है यूपीएससी के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि डेफिनेशन क्या होगी, अगर क्वाड की डेफिनेशन देखा जाए तो क्वाड की डेफिनेशन क्या होगी, ब्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो ऐसे ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं दोस्तों। ये 1975 के अंदर में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। कॉमन इंटरेस्ट थे जैसे इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी। ठीक है, और सारी G7 कंट्री और इंडिया क्या है, G20 का हिस्सा है। और इनका कोई अपना कोई भी फॉर्मल हेड क्वार्टर नहीं है G7 कंट्रीज का, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आने वाले समय के अंदर में दोस्तों यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होंगी वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को क्या करेंगी, फ्रेम करेंगी। तो आने वाले समय के लिए इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा, बस इतना याद रखिए। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड है। वहाँ के जो आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर साहब हैं माइकल देबबत्रा पात्रा जी, उन्होंने कहा कि हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, हमें रेज करने ही पड़े 50 बेसिस पॉइंट, जो हमने क्या किया, रेपो रेट को इंक्रीज किया। तो ऑलरेडी मैं आपको इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। देखिए सबसे पहले समझिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या। इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई के होंगे,
और 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है रेट को डिसाइड करना। कौन से रेट? यानी कि मनी सप्लाई को क्या करना, डिसाइड करना मार्केट के अंदर में। और इनका मेजर जो आरबीआई का क्या होता है, मैंडेट क्या होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, समझिए इस चीज को। अब ये जो इन्फ्लेशन है, ये कंट्रोल होना या रेट, इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो जो रेट हैं ये मार्केट के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी के अंदर। इन्हीं के बेसिस पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाती है, इन्हीं के बेसिस पर क्या किया जाता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने, दोनों की बात की जाती है। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि कोविड के कारण में क्या था दोस्तों, आप सभी जानते हैं कोविड के कारण में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। तो इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए कोशिश की गई कि रेट को सबसे कम रखा जाए। रेट का मतलब क्या, समझने की कोशिश करिए। ये बात करते हैं हमेशा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब की बात करते हैं। ऑलरेडी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं। जब ये रेट हाई होते हैं, अब अगर देखना चाहे तो मैं समझा देता हूं, रेपो रेट का मतलब क्या होता है? वो रेट जिसपे आरबीआई पैसा देता है किनको? बैंक को, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई को। अब मान के चलिए रेट अगर हाई रहेगा या ये रेट कम रहेगा तो उसका फर्क क्या पड़ेगा? अगर ये रेट कम रहेगा, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, कम रहेगा तो क्या होगा? बैंक एसबीआई उसको, क्योंकि पैसा सस्ते मिल रहा है तो वो क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट जो होगा वो भी कम रखेगा। लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। लोन अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले सकते हैं, कंजम्पशन के लिए, हर चीज के ले सकते हैं। यानी कि डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब यहां से प्रॉब्लम क्या हो रही थी? इन्फ्लेशन भी हो रहा था साथ में। डिमांड इंक्रीज होने के साथ इन्फ्लेशन, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया चल रही है क्योंकि रेट आपने कम कर दिए, उसके कारण में इंटरेस्ट रेट कम हो गया। इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण लोन ज्यादा ले रहे हैं लोग, लोन ज्यादा ले रहे हैं, डिमांड ज्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है। अब मनी सप्लाई को क्या करना था? कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और यही उन्होंने कहा कि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, हमें रेट्स को इंक्रीज करना पड़ा क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर में यूनानिमसली, यानी कि एक साथ हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ नहीं, अब हमें रेट को क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? रेपो रेट को क्या करा? इंक्रीज कर दिया। रेपो रेट इंक्रीज होते ही क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट हो गए इंक्रीज हो गए, यानी कि जो लोन देने की जो टेंडेंसी हो क्या होगी? कम होगी। अब लोन कम हो गया तो यानी कि डिमांड क्या होगी? कम होगी। और इसके कारण से मनी सप्लाई क्या होगी दोस्तों? इसके कारण में टोटल इस पूरे फिनोमिना के कारण में क्या हुआ? मनी सप्लाई कम होगी। और इसके कारण में क्या हुआ? इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या बताई जा रही है? यही कहा जा रहा है कि आरबीआई, अब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जा रहे हो। देखिए आरबीआई के साथ कैसे कैसे किया जाता है। जब वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाते हैं कि भाई साहब जीडीपी ग्रो होनी चाहिए, हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो सबके सब अरे भाई साहब आपका काम तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ऐसे कैसे चल रहे हो? अब जैसे उन्होंने इन्फ्लेशन के लिए रेट को बढ़ा दिए, अब तुरंत इकोनॉमिस्ट लिखने लग गए, अरे आपने रेट बढ़ा दिए लेकिन अब क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो जीडीपी पे इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जीडीपी बर्बाद हो जाए। तो वही उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि अब हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, हमें क्या करना पड़ा? रेट को बढ़ाना ही पड़ा। तो प्लीज़ याद रखिएगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड। तो आज के जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं और आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। बस एक दिन के बाद में दोस्तों मैं ये सेशन लाइव लेने लग जाऊंगा आपके साथ में। बस 2 दिन की बात और थी, मतलब कल की बात है, उसके बाद में परसों से मैं लाइव आपके साथ में अवेलेबल रहूँगा। ठीक है, और आप सभी जानते हैं मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उस कारण से सेशन नहीं हो पा रहा। फिर भी आपका सेशन ना मिस हो इस कारण से मैं इस सेशन को रोज़ सुबह 4 बजे उठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि लाइव क्लासेस का जो बैच है वो शुरू हो चुका है। 25 जून को इसके अंदर में एडमिशन क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अभी भी मौका है, प्लीज़ मैं कहूँगा अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर एनरोल कर लीजिए। ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सक्सेस इन प्रीलिम्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको कोड क्या यूज़ करना है? PRT लाइव, ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 18,500 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलें। तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से तिवारी प्रशांत 26 यूज़र नेम है। ट्विटर पर कनेक्ट कर सकते हैं प्रशांत तिवारी, प्रशांत डबल टी है 26। और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं प्रशांत तिवारी PDF। यहाँ पर दोस्तों आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सभी का PDF मिल जाएगा। आज अगर डाउनलोड करना चाहें तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि मैं बाद में डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।